नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बात आज पीएफआई पर लगे बैन की। जी हां, पीएफआई मतलब समझ रहे हैं ना आप, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वो संगठन है जिसने देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की बड़ी साजिश रची है। इस साजिश पर नजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ी। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई पर बैन, हमदर्द हुए बेचैन। आईएसआईएस से कनेक्शन, एमएचए का बड़ा एक्शन। जिहादी प्लान पर प्रहार, देशद्रोहियों में हाहाकार। केंद्र की मोदी सरकार ने देश पर मंडराते खतरे के बीच कट्टरपंथ पर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लगातार छापेमारी में मिल रहे सबूतों के पुलिंदों और इंडिया न्यूज की नॉनस्टॉप कवरेज में हो रहे खुलासों की बिना पर केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही 8 दूसरे संगठनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। केंद्र सरकार के मुताबिक पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी में जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद ही बैन लगाने का फैसला हुआ। पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जांच एजेंसियों ने 2 दिन में 278 लोगों को गिरफ्तार किया। 22 सितंबर को देश भर में पीएफआई के खिलाफ रेड के दौरान 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 27 सितंबर की रेड में 172 लोग अरेस्ट हुए। बैन के बाद पीएफआई के खिलाफ सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। देश भर में इस कट्टरपंथी संगठन के दफ्तरों से उनके पोस्टर होर्डिंग उतारे जा रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक पुलिस की भारी मौजूदगी में पीएफआई के होर्डिंग हटाए गए। पीएफआई के खिलाफ एक्शन का सिलसिला यही नहीं थमेगा। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को इस संगठन के सदस्यों की गिरफ्तारी, बैंक खातों को फ्रीज करना और यहां तक कि संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार होगा। यानी अब साफ है कि पीएफआई और उससे जुड़े दूसरे संगठन अब अपनी गतिविधियां नहीं चला पाएंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो गैर कानूनी होगा और उसमें शामिल सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लग गया, लेकिन पीएफआई की वो कौन कौन सी साजिश थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस संगठन पर बैन लगाया है, वो हम आपको दिखाते हैं विस्तार पूर्वक। आप इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि संगठन ना सिर्फ बेनकाब हुआ है, बल्कि जो पूरा शिकंजा था उस शिकंजे को एनआईए ने कसा है और तमाम चीजों को देखा। ये देखिए आप, पहली चीज, तमाम सारे सबूत हैं। इन सबूत के जरिए आप समझ सकते हैं कि विस्फोटक डोजियर कौन कौन से हैं। सबूत एक देखा, सबूत दूसरा है कि पीएफआई की स्थिति क्या है। सबूत तीसरा देखिए कि एसडीपीआई जिला अध्यक्ष, जी हां, उनके निशाने पर तमाम सारी चीजें थी। एक और सबूत आपके सामने है कि वो 2047 तक गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, और पीई शिक्षा गाइड कोलकाता में पीएफआई का कार्यालय है जहां से बरामद किया गया है। ये तमाम सबूत हैं। एक एक कर जो सबूत हैं उस पर एनआईए ने जांच की, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, और उस जांच के बाद पता चला कि इस संगठन पर बैन करना जरूरी है। तमाम सारी चीजें हैं। उन चीजों को देखते हुए जांच एजेंसियों ने समझा कि देश की एकता और अखंडता को किस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है। ये तमाम सबूत, एक के बाद एक सबूत, जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि पीएफआई पे आखिर बैन लगा है तो क्यों लगा है। अब आपको लिए चलते हम दिल्ली। जी हां, दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूदा पीएफआई के दफ्तर पर हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी पहुंचे। वहां पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए यह समझने की कोशिश की कि आखिर पीएफआई पर अगर बैन लगा है तो क्यों लगा है। देखिए।
फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, आखिरकार उसको 5 साल के लिए भारत में बैन कर दिया गया है। इस बैन के मायने क्या है वो हम आपको लगातार समझाएंगे, लेकिन ये आपको जरूर दोबारा बताना जरूरी है कि किस तरह से भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था पीएफआई। पीएफआई वो संगठन जिस पर टेरर फंडिंग से लेकर हवाला तक के आरोप लगे और देश में दंगे भड़काने की साजिश करने तक के आरोप पीएफआई पर लगे, और आखिरकार एनआईए और ईडी की जांच हुई और तमाम एजेंसियां उस जांच में शामिल हुई। देश भर में व्यापक स्तर पर बड़ा एक्शन हुआ। आपको लेकर चलते हैं शाहीन बाग के इस अपार्टमेंट में। ये सीढ़ियां सीधे जाती हैं उस हेडक्वार्टर की तरफ जो पीएफआई का हेडक्वार्टर है, जिसे 22 सितंबर को एनआईए और ईडी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सील कर दिया गया था। वो आपको सामने गेट नजर आएगा। यहां से वो तमाम एक्टिविटीज चलाई जाती थी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज थी। जी हां, गृह मंत्रालय ने अपनी जो पूरी जांच करवाई, जिसमें एनआईए और ईडी के अलावा तमाम एजेंसियां शामिल थी, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में पीएफआई दिल्ली से बैठकर और साथ साथ केरल, कर्नाटक और ऐसे तमाम राज्य वहां पर रहकर आतंकी गतिविधियां चला रहा था। न सिर्फ देश के गैर कानूनी लोगों से पीएफआई के तार जुड़े हुए थे, बल्कि विदेशी आतंकी संगठनों से भी पीएफआई के तार लगातार जुड़े रहे हैं। खुलासों के बाद आखिरकार ये बैन वाली कार्रवाई की गई है। हमने आपको बताया कि कैसे जो पीएफआई है उसके तार न सिर्फ देश में गैर कानूनी संगठनों से जुड़े रहे, बल्कि विदेशी संगठन जिसमें अफगानिस्तान से लेकर आईएस तक के संगठनों का जिक्र शामिल है। यह जांच में पाया गया है, ये हम नहीं कह रहे। पीएफआई को उन पर भी बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। दिल्ली में जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली में हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर पीएफआई का मुख्य ठिकाना है। जी हां, पीएफआई का हेडक्वार्टर शाहीन बाग में है दिल्ली के, और शाहीन बाग में इस समय दिल्ली पुलिस भारी संख्या मौजूद है। इस समय आप तस्वीरें देख लीजिए। शाहीन बाग में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर है उसके ठीक बाहर ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आज से नहीं, पिछले 10 दिनों से यहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 10 दिन पहले यहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने वो एहतियातन की थी, लेकिन अब क्योंकि पीएफआई पर बैन हो चुका है और उसके बाद कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो जन्म ले लेती हैं कि कहीं कोई प्रदर्शन तो नहीं हो जाए, किसी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो ना हो जाए। इसके चलते ड्रोन यहां पर मंगवाया गया है और ड्रोन की तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। सामने मैं कहूंगा दिलीप एक बार उस शटर को दिखाएं। वो जो शटर है पीएफआई के हेडक्वार्टर का शटर है। यहीं पर पीएफआई का वो दफ्तर हुआ करता था, हेडक्वार्टर हुआ करता था, जहां से पूरा थिंक टैंक चलता था। कहां पर किसको डिप्लॉय करना है, कहां पर किस तरह की गतिविधि होनी है, वो यहां से डिसाइड होता था। और इस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर ड्रोन कैमरा है। वो गतिविधियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में गृह मंत्रालय का भी खुलासा हो चुका है कि वो आतंकी गतिविधियां होती थी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर ड्रोन मंगवाया गया है। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो आपने जतिन की रिपोर्ट देखी, लेकिन आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि पीएफआई और उससे जुड़े हुए किन किन संगठनों पर सरकार ने रोक लगाई है। देखिए कि कौन कौन से वो संगठन हैं जो सरकार की नजर में है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन इनसे जुड़े हुए संगठन हैं रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, इसके साथ साथ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी कि AIIC, और इसके साथ साथ नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NCHRC, नेशनल विमेंस फ्रंट, इसके साथ जूनियर फ्रंट और एम्पायर इंडिया फाउंडेशन। ये तमाम नाम है जो आपको बता रहे हैं, और आखिरी नाम है रिहैब फाउंडेशन। ये तमाम संगठन हैं। ये माना जा रहा था कि ये पीएफआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और देश में कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो कि देश के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही, राष्ट्रहित के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन पीएफआई पर बैन को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएफआई के लोग नहीं सुधरे तो आजीवन इस पर बैन लग जाएगा। भारत में किसी भी प्रकार के आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएफआई के जो प्रमाण हैं, हत्याएं, आतंकवाद, उनके साहित्य मिले हैं, उनके लोग इंदौर, उज्जैन तक
पकड़े गए हैं, केरल से लेकर के पूरे देश में उन्होंने हंगामा मचा रखा है। उनके समर्थक रोड पे आ गए, वहाँ के नेतृत्व उनका समर्थन कर रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। पीएफआई पे जिस प्रकार से बैन लगाया गया है, जो बैन लगा है 5 वर्ष के लिए लगा है, ये हमेशा के लिए लग जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि पीएफआई की साजिश के 10 सबूत आखिर क्या है, जिससे ये संगठन ना सिर्फ बेनकाब हुआ है बल्कि उस पर शिकंजा कसने से बहुत सारे सबूत हैं जो कारगर हुए हैं। जी हां, पीएफआई की साजिश के सबूत हैं। नंबर 1, आतंकी संगठन यानी कि आईएसआईएस से रिश्ता रहा है, बहुत नजदीकी। इसके साथ साथ निशाने पर कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के निशाने पर रहे हैं। तमाम सारे जो छापे मारे गए हैं देश में, वो सबूत मिले हैं। राडार पर संघ और बीजेपी नेता भी हैं। ये जानकारी मिली है जब छापे मारे गए और एनआईए ने और ईडी ने, उसमें तमाम सबूत, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ी गई हैं, उनमें ये चीजें निकल कर आई हैं। इसके साथ साथ 2047 तक गजबाए हिंद बनाने का एक रोड मैप तैयार किया गया था, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं था। केरल सरकार के सबूत, बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो देखे गए, दंगों में हाथ देखे गए। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन किया गया उसमें कोई और नहीं बल्कि पीएफआई का हाथ देखा गया। देश भर के इस संगठन से तमाम जो सदस्य थे वो एक्टिव थे, जो कि हर तरह से मदद कर रहे थे उस विरोध प्रदर्शन में जो सरकार के खिलाफ था। इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें भी कोई और नहीं बल्कि पीएफआई और उससे जुड़े हुए लोग ही शामिल थे। ये तमाम सबूतों के आधार पर पता चला है। इसके साथ साथ देश में जो दंगे हुए हैं, जो उन्माद फैलाया गया है, वो बड़े पैमाने पर ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पीएफआई का हाथ रहा है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे विदेशी खाते हैं, देश और विदेशों में जो बैंक के अकाउंट हैं, वो विदेशों से फंडिंग उनकी होती रही है। इसलिए सरकार ने इनके अकाउंट पर भी रोक लगा दी है। और दंगों में हाथ, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि देश भर में जो तमाम दंगे हुए हैं उसमें पीएफआई का हाथ रहा है, क्योंकि पीएफआई के कुछ सदस्य पहले और जो आतंकवादी संगठन रहे हैं उनसे भी जुड़े रहे हैं, तमाम ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। ये भी जानकारी इस जांच में निकलकर सामने आई है। पीएफआई पर बैन के बाद इंडिया न्यूज दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचा और वहां पर लोगों से राय जानने की कोशिश की कि जब बैन लग गया तो वो लोग क्या मानते हैं। पीएफआई पर जो बैन की कार्रवाई हुई है उस पर राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ हो रही है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि शाहीन बाग के लोग या इसके इर्द गिर्द इलाके से ताल्लुकात रखने वाले लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं और उजैर जी मौजूद हैं जो शाहीन बाग से ताल्लुकात रखते हैं। पहले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, आपका इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहना है? देखिए, पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही पता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, और एक सामाजिक संस्था है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। ये जो इससे अवेयर हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, उस पीएफआई के बारे में उन्हीं लोगों को पता है। और पीएफआई की एक्टिविटीज जो है वो सुनने में आ रहा है, वो सिर्फ जो है उन लोगों का सोशल वर्क का जो है ये है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने जो है बहुत सारा लेन देन जो है सरकार बाहर से देखा है, और बहुत सारा जो है लेन देन है, इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि आप शाहीन बाग में बहुत सक्रिय रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, सोशल वर्कर हैं वहाँ पर। परवेज़ अहमद के बारे में भी आप कह रहे हैं कि वो ये तमाम चीज़ें करते थे, सोशल वर्क वगैरह करते हैं, और फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में भी है। तो क्या, और लोगों की राय, एक राय के तौर पर अगर हम पूछें, क्या राय है? राय, हालांकि आपने बताया कि जानकारी आपको नहीं है कि किस तरह से पीएफआई काम करता था, सरकार की राय अलग है और लोगों की राय अलग है, लेकिन एक बतौर नागरिक आप इस कार्रवाई को देखते कैसे हैं? क्या आपका नजरिया है? देखिए, अब कानूनी कार्रवाई में जो है हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन आम लोगों का जो धारणा है, जो वो कहना है कि पीएफआई जो है कोई ऐसी संस्था नहीं है, और ये जो सीएए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी को दबाने के लिए जो है पीएफआई को जो है पीएफआई के जरिए जो है लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है।
ये ऐसे लोगों का धारणा है। इस इलाके के लोग जो है ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों पे दबाव डालने के लिए जो है पीएफआई को बैन किया जा रहा है, और पीएफआई के जरिए जो है जो सीएए एनआरसी में जो भाग लिए थे उन लोगों को भी उठाया जा रहा है इसमें। उजैर जी भी हमारे साथ हैं जो निवासी ही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भी सिलसिले हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है पीएफआई के लोगों की या और लोगों की जो भी हो रही है, आप एक चीज़ देखिए कि अगर कोई संस्था किसी भी चीज़ में काम कर रही है और अगर वो कुछ गलत करती है तो सरकार को बिल्कुल हक है कि देश के हित में जो सही कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है क्या वो कार्रवाई सही दिशा में चल रही है, क्या वो सही कदम उठाए जा रहे हैं या कहीं राजनीति से प्रेरित ना हो। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर उससे सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने कुछ कार्रवाई, कुछ गलत चीज़ें, ट्रांजैक्शंस हुए हैं या बाहर से कुछ फंडिंग का ऐसा है, तो बेशक कानून को कार्रवाई करनी चाहिए जो देश के हित में हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बिल्कुल राजनीतिक प्रेरित से लगता है कि ऐसे कार्रवाई की गई है। और इस इलाके में जहां पर, क्योंकि हम शाहीन बाग या उसके आसपास ही जहां मौजूद हैं, धारा 144 भी लगाई गई है, तो आप कैसे देखते हैं पुलिस की इस कार्रवाई को, इतना ज़्यादा पुलिस बल होना? हालांकि पुलिस ये भी कहकर चल रही है उसमें कि यहाँ कभी भी प्रोटेस्ट हो सकता है या इस तरह की बातें जो हैं कही जाती हैं शाहीन बाग या आसपास के इन इलाकों के बारे में। यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी भी है, जामिया नगर में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है उस पर? देखिए, मेरा नज़रिया इसमें बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देखें तो जो खासकर शाहीन बाग और अबू फजल है, इसको लाइमलाइट किया गया है सिर्फ एक चश्मे से देखे कि यहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है तो यहाँ प्रोटेस्ट ज़्यादा होंगे, यहाँ पे दंगे होंगे और यहाँ पे छोटी बातों पे जैसे आज कर्फ्यू। देखिए, अगर अरेस्ट किया गया, आप देखेंगे कोई वहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ किसी भी आम पब्लिक से। इसलिए हम देश के लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं और देखा कि लोग क्या कहना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आखिर पीएफआई पर्दे के पीछे खेल क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनके दो तरह के चेहरे होते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ। पीएफआई की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। देश पर पीएफआई की साजिश का खतरा मंडराया तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस पर 5 साल का बैन लगा दिया। लगातार कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे संगठन पर बैन से पूरा देश खुश है, लेकिन कुछ हमदर्दों को ये बात नागा बाजार गुजरी है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। पर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज, जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। No, we are demanding RSS also banned. No, PFI is ban is not a remedy. So the major RSS also highlighting this communalism throughout the country. So Hindu communalism RSS spreading everywhere. So RSS and PFI both are equal. So government should ban both. पीएफआई तो सरकार ने जैसे ही पीएफआई पर बैन किया तो तमाम ऐसी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं ने आरएसएस को लपका और कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए।
आरएसएस पर बैन की मांग करने वालों को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और बीजेपी नेता तरुण चुग ने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। आरएसएस को गाली देने से वह इस अपराध से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। यह उनका अपराध उनके साथ साथ चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। इसलिए आरएसएस पर बैन करना, उसको पीएफआई से जोड़ना, यह पूर्णतया असंवैधानिक है, अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है और देश के सम्मान के विरुद्ध भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तरुण जी, जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगा है, क्या कहेंगे सर? देश भर में पीएफआई पर बैन, कल लगभग 300 से 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे सर? देश की एकता अखंडता को भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके संबंध आईएसआईएस के साथ हैं, जो आईएसआईएस के साथ देश खेल खेल कर एक षड्यंत्र के तहत भारत को दहलाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एजेंसियों की रिपोर्ट, छापों में मिले दस्तावेज और बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया है और ऐसे आतंकी संगठन को बैन भी किया है। तो बड़े स्तर पर दोनों तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। पक्ष जहां पर कहता है कि हम इसका स्वागत करते हैं, इसे बैन किया गया है, तो विपक्ष कहता है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन से वो कारण रहे? जब जांच हुई, सरकार ने छापे डाले, तमाम सबूत हाथ रखे, तो वो कौन से कारण थे जिनकी व्याख्या की गई और उसके बाद इसे बैन किया गया? जहां हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से वो कौन से कारण थे। सबसे पहला कारण, हिंसा और दंगा फैलाने में हाथ थे। तमाम राज्यों से जो जानकारी निकल कर आई है, तमाम दस्तावेज निकल कर आए, उसे जानकारी मिली है कि हिंसा में और दंगों में पीएफआई का हाथ रहा है, उनके सदस्यों का हाथ रहा है। वजह नंबर दूसरी कौन सी है? आतंकी संगठनों से कनेक्शन रहा है। आईएसआईएस का भी कई लोग जुड़े रहे हैं और तमाम देश के बाहर, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इराक हो, कई सदस्य पीएफआई के रहे हैं जो इससे जुड़े रहे हैं और कईयों की मौत भी हो चुकी है। तमाम ये सबूत, इसके साथ साथ अफवाह फैलाकर मुस्लिमों को किस तरीके से भड़काया जाए, सरकार के खिलाफ उन्हें एकत्रित किया जाए, इसके भी सबूत मिले हैं। एक और सबूत, या छापे के दौरान बरामद जो सामग्री हुई है, चाहे वो कागज हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, तमाम सारी चीजें, उनके जरिए ये पता चला है कि पीएफआई देश में किस तरह का खेल खेल रहा है। एक और वजह, देश विरोधी गतिविधियों में नाम लगातार पीएफआई के सदस्यों के आते रहे हैं। सरकार ने इसलिए भी सख्त कदम उठाया। वहीं दूसरे देशों से गैर कानूनी तरीके से फंडित, जब सरकार ने जांच की तो पता चला बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स हैं, बैंक के डिटेल्स हैं जिनमें पैसा विदेशों से आ रहा है और सरकार ने कहा जब ये पैसा आ रहा है तो इस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये भी एक कारण रहा है। इसके साथ साथ जो युवा मुसलमान हैं, युवा मुस्लिम बच्चे हैं, उनके खिलाफ लगातार उन्हें भड़काया जा रहा है, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए भी एक कारण रहा है। और युवाओं की भर्ती और आतंकी ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है। बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई हमने, ये एक बड़ा कारण रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण है कि 2047 वाली एक बड़ी साजिश, जिसका नाम गजवाए हिंद दिया गया है, उस पर अभी से तैयारी की जा रही थी। लोगों को एकत्रित किया जा रहा था, किस तरीके से प्लानिंग की जाए, वो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा था। ये एक बड़ा कारण है। और विदेशों में देश विरोधी प्रोपेगेंडा किस तरीके से तैयार किया जाए, उस पर भी काम चल रहा था। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो एनआईए ने जांच किए, इनकम टैक्स, ईडी, तमाम सारे लोगों ने जब जांच किए, उनकी व्याख्या की, तो उन सबूतों के आधार पर पीएफआई को बैन कर दिया गया। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बैन को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे। जरा इस तस्वीर को भी समझ लीजिए। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट इंडिया को बैन कर दिया गया, इसके सरकार ने बैन कर दिया। उसके विरोध में मुंबई में मोर्चा निकाला जा रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह जो प्रोटेस्ट कर रहा आप देखिए, यह भी मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। और ये सभी के सभी लोग प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कर रहे हैं कि पीएफआई पूरे मुसलमान को वह कहीं कहीं संबोधित नहीं करता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह साफ साफ देखिए उनके हाथों में जो पोस्टर्स बैनर लिखे हुए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है पीएफआई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी साफ जिस तरीके से कहा जाता था कि पीएफआई जो
है सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यह मुंबई के साकिना के एरिया में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ वसीम खान साहब मौजूद हैं। वसीम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक मिसाल फाउंडेशन भी चलाते हैं, मिसाल फाउंडेशन, किस तरीके से आप देखते हैं पूरे घटनाक्रम को और PFI जो एक देश के लिए एक कलंक बन चुका था? देखिए, सबसे पहले हम भारत सरकार के इस साहसिक निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको पता है PFI संगठन पिछले कई वर्षों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। PFI ने देश की एकता अखंडता को भंग करने का काम किया है, तो हमारी यहाँ की सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। आपको एक चीज़ मैं सही शब्दों में कह दूं कि PFI जैसे संगठन मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं करते हैं। मुसलमान PFI जैसे संगठन से मुसलमानों का कोई सरोकार नहीं है। आज मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। यहाँ की जो स्कीमें हैं, जो यहाँ की वो है, उसमें शामिल होकर देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहा है। इस देश का मुसलमान भारत की तरक्की चाहता है और इस भारत की तरक्की को जो भी तोड़ने का काम करेगा, ऐसे लोगों को यहाँ का मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरक्की चाहता है, लेकिन वह PFI जो कि देश तोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, PFI जैसा संगठन मानवता का भी दुश्मन है, मुल्क का भी दुश्मन है और मजहब का भी दुश्मन है। PFI जैसे संगठन की वजह से, चंद लोगों की वजह से पूरे कौम और मिल्लत का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कहीं ना कहीं नाम खराब होता है। तमाम असली मुस्लिम हैं और उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग हैं जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन PFI के कुछ और हमदर्दों का बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो बैन पर आपत्ति जता रहे हैं। सुनिए। पाबंदी लगाना UAPA के आधार पर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। पहले भी कई संगठनों पर पाबंदी लगी, RSS पर पाबंदी लगी थी, माओइस्ट पर पाबंदी लगी थी, लेकिन हल नहीं निकला। हकीकत यह है कि इस समय जो हमारे कानून हैं उसकी सख्त धाराएं भी है। सख्त तरीके से PFI की जहां जहां उनकी गलत गतिविधियां हैं उन पर बिल्कुल बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो जो कुछ विशेष कम्युनिटी के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो राजनीतिक रूप पर भी उसका मुकाबला करना बहुत अनिवार्य है और जरूरी है। PFI का बैंड भारत सरकार ने लगाया है और PFI का पर जो बैंड भारत सरकार ने लगाया है, भारत सरकार को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में क्या साक्ष्य है PFI के खिलाफ, किन कारणों से PFI पर बैंड उन्होंने लगाया। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हम आपको बताएंगे, एक बयान जो अभी के केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह साहब हैं, वो एक समय में गृह सचिव हुआ करते थे और गृह सचिव के रूप में उन्होंने एक बयान दिया है ऑन रिकॉर्ड कि RSS के 10 लोगों के खिलाफ आतंकवादी होने के साक्ष्य उपलब्ध है। तो इसी तरह के बयान भी आ रहे हैं। वहीं दिल्ली BJP अध्यक्ष आदेश गुप्ता का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। आदेश भाई, अगर PFI की बात कर ले, PFI 5 साल के लिए बैन हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि जैसे सिम्मी 2002 में बैन हुआ, 2008 में फिर से वो सक्रिय हो जाता है, फिर से उससे एक्टिव हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं PFI भी ऐसे ही होगा, 5 साल बाद फिर से एक्टिव हो जाए, या सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी इस तरह के संगठन को रोकने के लिए? केंद्र सरकार ने जो PFI पर बैन लगाने का फैसला किया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। कोई ऐसा संगठन जो देश को तोड़ने की साजिश करे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पूरे भारत के अंदर दहशत का माहौल बनाए, धर्म के आधार पर वो अपने मिशन करे और नफरत फैलाने का काम करे, और ये सब काम करने में विदेश से फंडिंग मिले उन्हें, ऐसे संगठन को प्रतिबंध लगाकर उन पर कार्रवाई करना ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तमाम तरह से जो नेता हैं, कुछ तो मुस्लिम संगठन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुल के विरोध कर रहे हैं कि PFI अगर हो सकता है तो फिर RSS क्यों नहीं? RSS को क्यों सरकार बचा रही है, PFI को बैन कर रही है?
देखिए, आज एक बड़ा सवाल है कि जो देश को तोड़ने वाले संगठन हैं, उन पर जब बैन लगाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मौन है। वो स्पष्ट बताएं कि क्या वो पीएफआई के समर्थक हैं, क्या वो देश को तोड़ने की साजिश करने वाले संगठनों के समर्थक हैं, क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर देश की सेना और पुलिस का विरोध करने वालों के समर्थक है। आज ये स्पष्ट करने की जरूरत है। तो पीएफआई पर बैन लगा, किन कारणों के लगा और सरकार ने अपनी जांच में क्या कुछ समझा, पक्ष विपक्ष की राय भी हमने अब आपको